तो हमारी जो पिछली क्लासेस हुई थी, जो हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके अंदर में हमने शुरुआत कर चुके थे कि क्या चार्ज होता है और चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। उन सबको मिला के हमने चीज़ें एनालिसिस किया था कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। देन हमने कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा आगे बढ़े और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी ली। देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना शुरू किया। और जब आपने पूरा पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था, देन आपने पढ़ा था किसके बारे में, एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। तो इलेक्ट्रिक करंट की आपने मेरे साथ में एक डेफिनेशन डेवलप करी थी कि इलेक्ट्रिक करंट हम तब कहेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यूनिट टाइम में बाहर आ रहे हैं। यानी कि आपने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया और वहां से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि 6.25 × 10⁻18 वहां से निकल रहे हैं, तो आप कहते थे कि वहां से 1 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो अब थोड़ी सी आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक नई टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता हूं। और मैं आज आपको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाने की कोशिश करता हूं कि जो हमारे पास में मेटल्स होते हैं या जो भी हमारे पास में वायर्स होते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, जो हमारी वायरिंग के अंदर में हम यूज करते हैं, तो वहां पे और डेप्थ में थोड़ी पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक नई टर्म के बारे में इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं और उसको आपने जाना होगा रेजिस्टेंस के नाम से। तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिएगा रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस होती क्यों है और कहां से ये डेवलप होती है। मैं एक छोटा सा आपके सामने एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। रेजिस्टेंस, लेट अस सपोज आपको यहां से दिल्ली जाना है और आपको रास्ते में पता है कि भाई 3 टोल टैक्स मिलते हैं, आपकी पॉकेट में 100 रुपए। आप 100 रुपए लेकर चले, ठीक है, पहले टोल पर गए और आपने वहां पर 40 रुपये अपने पे कर दिए। आपके पास में बचे कितने, 60 रुपीज बचते हैं। देन आफ्टर आपने दूसरे टोल पर गए और वहां पे आपने लेट अस सपोज कि 40 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए। वहां पे 40 रुपए का आपने टोल लिया। अब आपके पास में कितने बचे भाई, देन आपके पास में 20 आपके पास में बचते हैं। यानी कि आप लेकर कितने चले थे, 100 लेकर चले थे और 40 आपने पहले वाले को दे दिए, 40 अगले वाले को दे दिए, 40 नेक्स्ट को दे दिए। आपके पास में बचे कितने, 20। आपको अब यूटिलाइज करना है 20 और आपको कहीं ना कहीं आपको पे करने पड़ेंगे। यानी अगला टोल आएगा तो आप वहां 20 रुपीज पे करने हो। फाइनली आप जब पूरी जर्नी कर लोगे दिल्ली तक की, तो आपके पास में कितना बचेगा, आंसर इज 0। तो वही चीज हमारे साथ में हम उसको कोरिलेट करवाने की कोशिश करते हैं। बैटरी में जब हमने बोला था कि बैटरी का जो पोटेंशियल है, लेट अस सपोज मैं 6 वोल्ट या 9 वोल्ट की बैटरी मैंने अज्यूम कर लिया है, तो उस 9 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि भाई वहां पे जो 1 कूलम्ब चार्ज है, जो नेगेटिव टर्मिनल पर जो एनर्जी लेकर चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन वहां से चलेंगे, यानी कि 1 कूलम्ब जो भी हमारे पास में चार्जेस होंगे, यानी कि 6.25 × 10⁻18 जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जब वहां से चलेंगे तो उन सबके पास में एनर्जी कितनी होगी। अगर मैं 6 वोल्ट बैटरी की बात कर रहा हूं तो उनके पास में 6 जूल होगी। अब वो चलेंगे आगे किसी बॉडी के अंदर में जाएंगे, वो क्या करेंगे, वहां पे अपनी एनर्जी को कुछ ना कुछ लूज करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे, या तो हीट की फॉर्म में करेंगे या फिर लाइट की फॉर्म में करेंगे। यानी हीट हमारी क्या होगी वहां पर नीचे की तरफ में, या फिर जैसे भी आप देखोगे गर्म हो जाती हैं चीजें, या फिर जैसे आपने किसी बल्ब के अंदर से गुजारा उसको, तो वहां पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में घुसेंगे तो वहां पे लाइट आपको ग्लो होती दिखाई देगी। ठीक है, तो मेन मोटिव यह है कि भाई जो उसके पास में 6 जूल एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं खर्च करके जाना है। फाइनली उसको कितने से वापसी आ जाना है भाई, 0 से। यानी कि 6 जूल एनर्जी लेके चलेगा, पहले लाइट में गया, बल्ब में गया, या फिर किसी हमारे हीटिंग एलिमेंट के अंदर में गया, और फाइनली 0 के साथ में हमारे पास में वापसी आ जाता है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, द मेन क्वेश्चन कि हमारे पास में जो हीट डेवलप हो गई है, जो लाइट डेवलप हो गई है, आखिर इन सब के पीछे रीजन क्या रहा है। तो मैं उसी चीज को समझाने के लिए आपको थोड़ी सी डेप्थ में लेके चलता हूं। एक वायर जो हमारे पास में कोई मेटल है, उसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, देखिए, मान लो मैं एक कंडक्टर अज्यूम कर रहा हूं, मेरे पास में मान लो ये वायर था जो हमने लास्ट भी हमने डिस्कस किया था। मान लो मेरे पास में वायर है, इस वायर को मैं क्या कर रहा हूं, 2 हिस्सों में कट कर रहा हूं। यहां से कट कर लिया और यहां से कट कर लिया, और इस वायर को मैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रहा हूं। इनिशियली आपको दिख रहा होगा ये एक वायर, लेकिन मेरे को वायर नहीं दिख रहा, मेरे को इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके एटॉमिक भी दिख रहे हैं, एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन वो भी दिख रही है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं, सारी चीजें मुझे यहां पर दिख रही है। तो मैं वहीं आपको थोड़ा सा घुमाता हूं इसके अंदर में, और थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम पहुंच गए भाई, यहां पर ये पहुंच गए। ये हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि क्रॉस करो और उसके बाद में जो सेक्शन बच जाता है दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसके अंदर में क्या होगा कि जो भी हमारे पास में कंडक्टर होगा या जो भी हम मेटल बात कर रहे हैं, जिस भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर में क्या होंगे, कुछ एटम्स होंगे। ये कुछ एटम्स हो हमारे पास में,
मैंने जो एटम्स है उनको मैं प्लस से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एटॉमिक, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन पर, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये अपनी मीन पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन में ये मूवमेंट करते हैं। तो वहां पर हम बात करें कि भाई ये जो मेरे पास में एटम मैंने यहां पर कंसिडर किया है, तो ये एटम की मूवमेंट है कि ये या तो नीचे जा सकता है या फिर ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन ये आगे नहीं जाएगा या फिर पीछे नहीं जाएगा। अपनी मीन पोजीशन पे क्या कर सकता है, केवल वाइब्रेट कर सकता है। उसी तरह से ये मैंने कंसिडर किया तो ये भी अपनी मीन पोजीशन पर क्या करेगा, वाइब्रेट कर सकता है। इस वाले को मैं कंसिडर करूं तो ये भी अपनी मीन पोजीशन पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये मीन पोजीशन होती क्या है आखिरकार? मीन पोजीशन का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर बॉडी है जहां पे वो अपनी पोजीशन को स्टेबल रखना चाहती है। जैसे आपकी मैं बात करूं तो आप कहां पर स्टेबल रहना चाहते हैं, आप अपने घर पर स्टेबल होना चाहते हैं भाई, कि मैं अपने घर पर रहूं तो मैं अपने आप में स्टेबल हूं एक तरह से, कोई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज की दुनियादारी का कोई मतलब नहीं है मेरे को। लेकिन जैसे आप बाहर पहुंचते हो तो वो आपकी मेन पोजीशन नहीं है, आपकी मेन पोजीशन है आपका घर। तो आप कोशिश करोगे कि तुरंत, जैसे आप सुबह निकले स्कूल के लिए, दोपहर तक आप अपने घर वापसी आ जाते हैं, तो ठीक उसी तरह से यहां पर इन एटम्स के साथ में भी है कि ये जो एटम यहां पे कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिख रही है ना, जो मैंने दिखाई थी आपको कि जो एटम्स होते हैं, एक मान लो मेरे बॉडी कंसीडर किया था, उसके अंदर वो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स अटैच होते हैं वही तो मूव कर रहे हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले गए, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी पर चले गए, तीसरी से हमारे चौथी बॉडी पर चले गए। तो वही यहां पर हम लेके चल रहे हैं कि इनकी पोजीशन यहां पर फिक्स रहेगी, ये अपनी मेन पोजीशन पर अप और डाउन वाइब्रेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है भाई, यहां पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है। कितने लोग बोल रहे हैं कि भाई बैटरी नहीं है, ये वेरी गुड, ये बैटरी नहीं है भाई, ये सेल है। क्योंकि यहां पे मैंने सिर्फ क्या किया, एक स्मॉल और एक मेरे पास में लार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को यहां पे शो किया मैंने। आपने बहुत अच्छे से समझा था कि बैटरी हम किसको बोलते हैं, जब एक से ज्यादा सेल्स हम कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर हम उसको बैटरी का नाम दे देते हैं। लेकिन केवल एक में यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि यहां पर हम सेल की बात करें। चलिए, ये हमारा डिस्कशन हो चुका था इसके रिगार्डिंग, और यहां पे मैंने एक स्विच लगा दिया था। मैंने आपको पहले बताया था कि हम बिना स्विच के कोई भी सर्किट को नहीं बनाएंगे। अगर हमने बना दिया तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आपके सर्किट का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर वो खराब हो सकता है। तो हमें यहां पर एक स्विच लगाना पड़ेगा। चलिए, यहां पर मैंने एक स्विच को कंसीडर कर लिया। ये मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास में पॉजिटिव टर्मिनल है। बहुत अच्छे से आपने इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब यहां पर क्या होगा कि मान लो मेरे पास में ये 6 जूल की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ये जो बैटरी मैंने कंसीडर की है ये मेरे पास में 6 वोल्ट की बैटरी है भाई। अब आपने पीछे पढ़ा था कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल पर यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास में अगर 1 कूलम चार्ज है, यहां पर हम कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज का मतलब कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, उतना हमारे पास में क्या है, बंच है। वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो वो सारे यहां पर बैठे हुए हैं, उनके पास में कितनी एनर्जी, अगर 1 कूलम चार्ज की बात करूं तो भाई 6 जूल एनर्जी। क्यों 6 जूल एनर्जी है? आपने पढ़ा था कि वोल्टेज जो होती है वो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपने 6 वोल्ट बोल दिया भाई, तो इस 6 वोल्ट का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर वोल्ट की बात करूं तो आपने 6 जूल काम किया है किसको, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए। यानी कि आपको 6 वोल्ट का मतलब है कि इस टर्मिनल से अगर आप घूम के वापसी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कहां पर आएगी भाई, नेगेटिव की, जब ये पॉजिटिव पर पहुंच जाएगा, तो इसको यहां से यहां तक घुमा के ले जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वही 6 जूल मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम चार्ज को वहां से ले जाने के लिए। चलिए, हमारा डिस्कशन ऑलरेडी है। तो यहां पे ये जो 1 कूलम चार्ज है, इसके पास में 6 जूल एनर्जी है। ये भाई अपनी एनर्जी लेकर चला। अब जैसे हमने स्विच यहां से ऑन कर दिया, ये मेरे पास में स्विच ऑन का सिंबल हो गया। इसका सीधा मतलब है कि ये भाई यहां से सर्किट हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेंगे, एक दूसरे को कोलिजन के थ्रू क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते चलेंगे। पढ़ा था ये आपने कि भाई एक पॉइंट से जैसे आएगा, तो आपने देखा था कि भाई एक बॉडी है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, ये 6 जूल एनर्जी लेके चला, ये आएगा और जोर से इसको हिट कर देगा। पढ़ा था कि ये जो हमारे पास में जो बैटरी से निकला इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में कितनी एनर्जी, 6 जूल है। तो वो 6 जूल एनर्जी लेके आएगा और इसको हिट करेगा। इतनी दूर नहीं चलेगा, बहुत ही माइन्यूट मिलीमीटर्स के अंदर इनकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, और ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा। ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और अगले वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हिट करेगा। तो ऐसे क्या करेगा, कोलिजन्स के थ्रू हमारी एनर्जी क्या होती जा रही है, ट्रांसफर होती जा रही है। यानी कि जो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन था, ये एनर्जी इसको देगा, यानी अब एनर्जी इसके पास में चली गई है,
ये एनर्जी इसके पास चली गई है, ये एनर्जी इसके पास में, ऐसे हमारे पास में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर होती जा रही है। अब मेन जो हमारे पास में कहानी शुरू होने वाली है वो अब होगी। अब होना क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडरेशन में लिया हुआ है, जो मैंने ब्लू मार्कर से यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा अंदर चलना, ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसना चाहेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर घुस रहा होगा, इसके अंदर में जब मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, तो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई जो एटम्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ये यहां पर पहुंचेगा तो ये कोई ना पॉसिबिलिटी होगी, एक प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास में एटम्स है, ये अपनी मीन पोजीशन पर ऐसे मूव कर रहे हैं, और पीछे से क्या हो रही है, वोल्टेज उसको धक्का दे रहा है, भाई आगे बढ़ो। पीछे से वोल्टेज उसको धक्का दे रहा है, यानी कि जो हमारे पास में बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, वो उसको धक्का दे रहा है कि भाई आगे की साइड में मूव करो। लेकिन आगे मूव जरूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे वो यहां पर इस बॉडी के अंदर में चलेगा, यहां पर मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसको पता लगेगा कि एटम्स अपनी मेन पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी हीटिंग इनके साथ में भी हो जाएगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं ये इसको क्या करेगा, हिट करेगा। कितनी एनर्जी थी भाई इसके पास में, इसके पास में थी 6 जूल एनर्जी थी। कुछ एनर्जी क्या करेगा, यहां पर जब इनके साथ में कोलिजन होगा तो इन एटम्स को क्या कर देता है, वो ट्रांसफर कर देता है। फिर क्या करेगा, आगे मूव करेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसको कोलिजन मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसको कोलिजन मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगर और भी एटम्स हो गए, दुनिया भर के मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं इसके अंदर में, हर पॉइंट पर उसको क्या मिलेगा, एक कोलिजन मिलेगा। यानी कि जो मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे पास में एटम, उनके साथ में कोलिजन फेस करना पड़ेगा। और जब कोलिजन वहां पर हो जाता है तो कोलिजन में अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो वही चीज हमने यहां पर डिस्कस करने की कोशिश की है कि भाई जब एक एटम, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, वो किसी बॉडी के अंदर में मूव करता है तो वो हीट क्यों हो जाती है, या फिर हमें लाइट क्यों देती है। उसका सीधा रीजन यही होता है कि जब वो किसी बॉडी के अंदर में, या फिर आप एक ट्यूबलाइट की बात करें, या फिर एक जो हमारे पास में हीटर के अंदर में रोड होती है उसकी बात, जो स्प्रिंग होती है उसकी बात करें, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में गुजरना चाहते हैं, लेकिन एटम्स उनके क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरते हैं, कौन से, जो यहां पर हमारे पास में बैटरी ने दिए या फिर हमारे सेल ने दिए हैं, वो उसको क्या करेंगे, अपनी मेन पोजीशन पर क्या करेंगे, वाइब्रेट होते रहेंगे, और वो वहां पर अपनी एनर्जी को क्या करता चला जाएगा, रिलीज करता चला जाएगा। और वहां से क्या हमारे पास में हीट में या फिर लाइट में एनर्जी क्या होती चली जाएगी, ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो इसी टर्म को कि भाई उसकी जो एनर्जी थी, जो उसको खत्म करने वाली है, जो एक टर्म यहां पर निकल के आती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो करंट के फ्लो के पाथ को अपोज करे। ये भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से मूव करना तो चाहता है, लेकिन जो एटम है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है। वो कुछ उसको रोकने की कोशिश करता है, वो कहता है भाई रुक जाओ, वो कहता है नहीं रुकूंगा। क्यों भाई मैं आपको 40 रुपए देके जा रहा हूं, जैसे टोल पे आपने गए, टोल कहता क्या है कि भाई रोक जाओ, यहां पे रुक जाओ, हम आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से 40 रुपए वहां पे देते टोल को। टोल क्या कहता है, भाई जाओ यहां से। तो ठीक उसी तरह से यहां पे मुझे कुछ ना कुछ यहां पर मेरा लॉस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहां से सैक्रिफाइस करके चलना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस क्या होगा, यहां पर वहां पर मेरा सैक्रिफाइस होगा अपनी एनर्जी को लूज करवाना, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिलीज करवाना। तो यहां पर जो बेसिकली एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी, यहां पे हम एनर्जी रिलीज का सिंबल कुछ इस तरह से बनाते हैं, या तो ये रिलीज होगी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में। और भी बहुत सारी फॉर्म्स होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा कंसिडरेशन में हम हीट को लेके चलते हैं, या फिर हमारे पास में लाइट को कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। तो यहां से आपने एक चीज समझने की कोशिश किया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से मूव तो करना चाह रहे हैं, कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है यहां से मूव तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है भाई, यहां पर जो मेटल है उसके जो एटम्स है वो उसका फ्लो करने का अपोज कर रहे हैं। और ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है, जिस भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो उस मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को, उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को एक नाम दे दिया जाता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है कि भाई उसके फ्लो का, जो करंट के फ्लो का पाथ है उसका अपोज करे, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और रेजिस्टेंस को बढ़ते बढ़ते हम एक चीज पर पहुंचे हैं, एक कंक्लूजन पर यहां पर पहुंचने का कोशिश करते हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, आखिर ये तो बताओ किस किस पे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस है वो किस किस क्वालिटी, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल जो होता है, और इसकी जो यूनिट होती है, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
इसको हम ओम से जानते हैं, OHM। आगे पढ़ेंगे जब ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो ओम्स लॉ के बाद में रेजिस्टेंस को पढ़ाते हैं, लेकिन हम थोड़े डिफरेंट चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में मुझे एक बात बतानी है कि भाई I इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो चीजें आएंगी। तो वो आखिर में ऐसा लॉस हो क्यों रहा है, वो सब चीजें आप यहीं से गुजरते हुए जाएंगे। तो आपको पहले रेजिस्टेंस ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। यहां पर हम आपको रेजिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम SI यूनिट की बात करें तो ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ये सिंबल होता है हमारे पास में। जब भी आप रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम यहां पर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल ही होगा। SI यूनिट ओम होती है, करंट की कौन सी होती है भाई, एम्पियर होती है। वेरी गुड। और जब उसके सिंबल की बात करें तो आगे से हम लिखेंगे, ये मेरे पास में सिंबल हो गया ओम। इस तरह से हम उसका सिंबल यहां पर रिप्रेजेंट करते चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किस किस फैक्टर पर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है वो दो फैक्टर्स हमारे पास में। पहला जो रेजिस्टेंस का फैक्टर है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, पढ़ा होगा आपने भाई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। भाई पढ़ लिया आपने, रट लिया और अच्छे से इसको पेपर में करके आ गए। कभी लॉजिक समझने की कोशिश करी भाई इसकी? चलिए आज हम इसके लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब लॉजिक समझने का सीधा सा मतलब है कि वहां पर जो मैं इतनी कहानी यहां पर लगा के आया हूं आपके सामने, वहीं से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखो, लेंथ पे क्यों डिपेंड करती है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों डिपेंड करती है, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस वहां पर इंक्रीज हो रहा है। और एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, इनवर्स फैक्टर है, तो रेजिस्टेंस मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो होगा भाई, इनवर्सली का यही तो मतलब होता है कि जो हमारे पास में इनवर्सली अगर ये चीज क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये मेरे पास में डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे आपने कहो कि भाई मेरे पास में 1.2 और 1.4, इन दोनों में बताओ कौन सा छोटा होगा। तो आपका जो आंसर आएगा इसका तो आएगा 0.5 और इसका आएगा 0.25। यानी कि नीचे की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं कि ये मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। पहले 0.5 था वो 0.25 हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा क्या, इंक्रीज हो गया। तो उसी तरह से मैं यहां पर आपसे बात करूं कि अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बढ़ा दें, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? सोच सकते हो इसके बारे में? अभी जो बताइए उन्हीं से रिलेटेड है सारी चीजें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो सीधा मतलब है कि भाई मैंने अभी इतना कंसीडरेशन में मेरे पास में वायर ले रखा है, इतना कंसीडरेशन में मैंने वायर ले रखा है। पहली चीज, जब भी हम इस तरह के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इनवर्सली या डायरेक्टली के बारे में, तो जिस जिस फैक्टर पे डिपेंड करनी है तो हमें उनमें से जो भी, उस फैक्टर को छोड़ के जो भी हमारे पास में फैक्टर बचते हैं उन सबको हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। नहीं समझे कि भाई अगर मैं लेंथ का कंसीडरेशन में लेके चल रहा हूं तो पहले ये देखो कि भाई रेजिस्टेंस है किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये भाई लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं लेंथ को लेके, तो आपके इस क्वांटिटी के अलावा, जिस फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं सबको आपको कांस्टेंट मान लेनी है। जैसे यहां पर दो चीजों पे डिपेंड करनी है, तो लेंथ को मैं चेंज करूंगा तो एरिया को मैं हमेशा क्या करूंगा, कांस्टेंट लेके चलूंगा, तभी मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट करूंगा। ये नहीं कि भाई मैं लेंथ भी बढ़ा रहा हूं और एरिया भी एक साथ में बढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां से हमारी फिर कैलकुलेशन जो होंगी वो हमारी गड़बड़ हो जाएंगी, हम एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं पहला कंसीडरेशन लेकर चल रहा हूं कि लेंथ पे डायरेक्टली के ऊपर डिपेंड करती है भाई। तो यहां से आपने देखा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, मैं लेंथ वाले की बात कर रहा हूं, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, यानी कि जितना एरिया आपको दिख रहा है उतना ही एरिया मैं यहां पर कंसीडरेशन में लेके चल रहा हूं। तो ये मैंने लेंथ का बना लिया। पहली लेंथ मैं ये बना लेता हूं, ये मेरे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया भाई। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना शुरू करेंगे, तो ये बताओ कौन से में सबसे ज्यादा, ये मेरे पास में 3, यहां पे मैं कंसीडर कर लिया कि 3 मेरे पास में, 6 मेरे पास में एटम्स है जो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरा कंसीडरेशन मैं ये ले रहा हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा मेरे पास में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, और मैंने ये लेंथ यहां पर मैंने इंक्रीज कर दी है, ये मैंने लेंथ यहां पर सेम इंक्रीज कर दी है। अगर ये मेरे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी मैंने 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिया है। अगर लेंथ यहां पे मैं 1 मीटर ले रहा हूं सपोज करके, तो ये मेरे पास में 2 मीटर मैं यहां पे कंसीडरेशन लेके चल रहा हूं। अब यहां बताओ कि ये मेरे पास में 6 एटम इसके अंदर में थे और यहां पर मैंने बना दिए 12 इसके अंदर में बना दिए। कौन से में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा, हीटिंग कौन से में सबसे ज्यादा होगी भाई?
सीधी सी बात है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करने की कोशिश करेगा तो ये अपनी मीन पोजीशन पर क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। और कौन से केस में ज्यादा उसकी कोलिजन होंगे, यहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कोलिजन होने की। और कोलिजन होने का सीधा मतलब है कि भाई उसको कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस करके जाना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि अपनी एनर्जी को लूज करते हुए जाने का पड़ेगा। तो वही तो हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाह रहे थे उनके रास्ते को अपोज कर दिया किसने, जो मेटल या मटेरियल हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ने। तो यहां पर वही, तो इस केस में आपको समझ में आया कि लेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं किसको कांस्टेंट रखते हुए, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो हमारे पास में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको कांस्टेंट रखते हुए, पहले मैंने ये मेटल एक अकेला लिया, फिर उसके साथ में सेम क्रॉस सेक्शन का मैंने एक और जोड़ दिया, फिर मैंने और कंसीडरेशन में लिया तो ये मैंने एक और जोड़ दिया, तो मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो सीधी सी बात है कि भाई आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों होता है, यहां पर ज्यादा वाइब्रेशन उसको फेस करनी पड़ेगी। चलिए ये बात आपको क्लियर हुई इसके बारे में। अब दूसरा कंसीडरेशन हम लेके चलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें यह बता रहा है कि भाई अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा इंक्रीज होता है तो हमारे पास में रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। पढ़ लिया आपने, रट लिया, क्यों होता है इसके बारे में आप डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो मैं अब एक मेटल कंसीडर कर रहा हूं, एक मटेरियल मैं कंसीडर कर लिया है, और ये मान लो मेरे पास में एक मटेरियल है, मैं एक स्पेसिफिक लेंथ, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप कंसीडरेशन में लेके चल रहे हैं जो भी अदर फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड कर रही है उसको आपको कांस्टेंट मान लेना। तो मैंने लेंथ को कांस्टेंट मान लिया, तो ये मैंने लेंथ कांस्टेंट मान लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने इनिशियली लेट अस सपोज ये लेंथ है 1 मीटर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर मान लेता हूं। वायर का ज्यादा रेडियस होता नहीं है, ठीक है ना, छोटे पतले वायर हम यूज करते हैं जो हमारी हाउस होल्ड वायरिंग पे। थोड़ा प्रैक्टिकल केस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर आपके साथ में। अब मैं थोड़ा इसको क्या करूं, सेम लेंथ का एक और वायर यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, सेम लेंथ का, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब मान लो कि ये मेरे पास में 2 मिलीमीटर स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो यहां पर जब मैं इसको कंसीडर किया तो यहां पे जो एटम्स होंगे लेट अस सपोज कि 6 है, ये मैंने 6 यहां पर कंसीडर कर लिया। इसके अंदर में भी मैं 6 कंसीडर करूंगा, यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, 6 कंसीडरेशन में लेके चल रहा हूं। तो कौन से में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन जो वहां से गुजरेगा उसको ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, या प्रोबेबिलिटी है कि किसी के साथ में हीट कर जाए, पहले वाले केस में। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर उसके पास में क्या है, गैप कम है। यहां पे जब वाइब्रेट यहां से मूव करता हुआ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर उसके पास में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इसको हीटिंग करने के लिए एटम्स उसके पास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक तो मिले रास्ता उसको ज्यादा, ठीक है, ज्यादा गैप मिलेगा। मैं कहूंगा आपकी पतले पाइप से आप गुजर के दिखाओ, और एक मैं कहूं कि मेरे पास में थोड़ा चौड़ा पाइप है उसके अंदर से आप गुजर के दिखाओ। तो पतले पाइप से, सकड़े पाइप से आपको गुजरने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन चौड़ा पाइप होगा तो आप इजीली उसके अंदर से निकल जाओगे। तो ठीक उसी तरह से ये एटम जो है इनके पास में वाइब्रेट करने के लिए इतना एरिया, ये इनके पास में एरिया, ये इनके पास में, और इन एटम्स के पास में यहां पर एरिया जो है वो ज्यादा है, ये वाइब्रेशन का जो एरिया है वो ज्यादा है। तो जब एटम आएगा यहां से, जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गुजरेगा इनके बीच से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा होगा, तो उसके पास में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कम है कि वो किसी वाइब्रेशन जो एटम कर रहे हैं उनके साथ में हिट करके अपनी क्या करे, एनर्जी को लूज कर दे। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर मैं लेंथ दोनों की सेम कंसीडरेशन में लेके चलता हूं तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ पे, और इनवर्सली डिपेंड करता है किसके ऊपर में, एरिया के ऊपर में। तो यहां पर हमारे पास में एक टर्म निकल के आएगी, तो हम कह सकते हैं अगर मैं इक्वेशन इसको 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और दोनों का हम कंबाइन करके चलें, तो आप कहोगे कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। लेकिन भाई मैथमेटिक्स में मेरे को यह बताओ, क्या आपने ये सिंबल पढ़ा है कहीं पर? आंसर इज नो। आपने तो मैथमेटिक्स में या तो इक्वल टू का निशान पढ़ा है, या ग्रेटर देन का सिंबल पढ़ा है, या फिर लेस देन का सिंबल पढ़ा है। यानी कि यहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मेरे पास में सिंबल है, इसको मुझे हटा के इक्वल टू का बनाना पड़ेगा। और जब इक्वल टू का बनेगा तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम जानते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के डिवाइडेड बाय एरिया। और यहां पे एक नई टर्म निकल के आएगी, और उस टर्म को हम जानते हैं किससे, रो। इसको रो जानते हैं, ऐसे बनाएंगे
बनाने का तरीका देखो ऐसे होगा, ऐसे P बनाओगे और ये बना दो और थोड़ा सा नीचे ये ऐसे बन जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और इजीली आ जाएगा। ऐसे बना सकते हो, आपकी मर्जी जैसे बनाओ। रो यहां पर होता है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये बात आई कि ये रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो आपने यहां पे नाम दिया है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहां पे आप नोट कर लो इसका टर्म को कि ये मेरे पास में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे आगे से कि वह रेजिस्टेंस जब भी आपको कैलकुलेट करनी होगी तो यहां पे आपके तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, वो लेंथ पे डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी। ठीक है, एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत डिफरेंस होता है भाई इसके अंदर में। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि हम जिस वायर को कंसीडर कर रहे हैं कट करने के बाद में उसको यहां पर हम यूज कर रहे हैं, उस एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी ओम होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ओम से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 4 ये सिंबल मैंने दे दिया आपको, या मैं कहूं कि 10 ये सिंबल आपको दे दिया मैंने, तो बताओ क्या मतलब है इनका, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको सीधा बताना है कि भाई ये मेरे पास में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल देखे कि 4 ओम 10 ओम क्या होंगी, ये चीजें हम बात करेंगे कि इतना वो अपोज कर सकता है। चलिए, अब बात आई कि यहां पर ये जो आपने एक रो यहां पर रिप्रेजेंट किया है, एक टर्म यहां पर यूज की है रो बना के, उसका क्या मतलब होता है? चलिए उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और उस नाम को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी नेक्स्ट हमारे पास में आती है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई किसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और किसको रेजिस्टिविटी, क्या दोनों चीजें सेम होती हैं या इनके अंदर में कोई डिफरेंस होता है? तो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी भी मेटल को कंसीडर कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जब आप उसका यूनिट एरिया लें और यूनिट लेंथ कंसीडरेशन में लेके आए तो वो जितनी रेजिस्टेंस देता है वो उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में डिफाइन करते हैं। नहीं समझ आया? चलिए बात करते हैं। मान लो मेरे पास में यहां से आपने R लिखा रो L बाई ए, रो L बाई ए, और इसको जब आप रेजिस्टिविटी को यहां से निकाल के लेके आओगे तो रेजिस्टिविटी आ गई मेरे पास में रो, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये R A डिवाइडेड बाई L। जब मैंने यहां पर आपको बात कही कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 यूनिट रखना आपको, और लेंथ है, यूनिट का कुछ भी हो सकता है, वो मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, उस वायर का जो कंसीडरेशन में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट लिया हमने, और लेंथ जो है वो हमने कंसीडर किया कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो अगर ये कंसीडरेशन में लेके चल रहा हूं, अब ऐसा यूनिट की बात जब हम करें तो मेरे पास में एरिया हो जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, लेंथ हो जाएगी मीटर में। ठीक है, तो यहां पर जब आप लेके आओगे इसको तो रो मेरे पास में आ जाएगा R A बाई L, इनको रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी रो इक्वल टू R। यानी कि बेसिकली जो हमारे पास में रेजिस्टिविटी होती है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी के बारे में बात की तो वो वही होती है कि आपने एक जो मेटल लिया, एक मटेरियल जो आपने कंसीडर किया है, उसका यूनिट लेंथ आपने लिया और उसका यूनिट एरिया जब कंसीडरेशन में लेके आते हैं तो वो कितनी हमें रेजिस्टेंस के बारे में डिफाइन कर रहा है। ये तो जी स्कूल में भी पढ़ा देते हैं, हमें स्कूल जाते हैं वहां पर भी हमें पढ़ा देते हैं। आखिर प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है इसका? फॉर्मूले तो हमने बहुत सारे रट लिए हैं, प्रैक्टिकली मतलब बताओ इसका। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल मतलब पर आते हैं कि इसका क्या हमारी लाइफ के अंदर में इंपॉर्टेंस होता है और कैसे इसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को डिसाइड करते हैं कि वो हमारे लिए क्या काम आएंगे और कितना उनका रेजिस्टेंस होगा, उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। फॉर्मूला पढ़ाना जरूरी है क्योंकि यहीं से हमारी चीजें आगे की निकल के जाएंगी। आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे वो यहीं से हमारे पास में निकल कर आएंगी रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, because we are here for you. Don't cram, just understand. ठीक है ना? लाइफ के अंदर में ये बना लो आप अपना एक उसूल कि रटना नहीं है, समझना है चीजों को, और जब समझ में आ जाती चीजें तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहे एग्जाम के अंदर में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में बैठे, आप इजीली कर लोगे। हमारे पिछले वीडियोस थे, थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो के अंदर में, कुछ कारण रहे होंगे, उसी के कारण में हमारा ये वीडियो डिले रहा है, लेकिन अभी हम कंटिन्यूटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए
दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्टडी मटेरियल होगा या फिर जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूं या किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव या कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो वो या तो आप एक फेसबुक पेज बनाया हुआ हमने @photonics54 के नाम से, जो आपको चैनल साइन दिख रहा होगा ऊपर की साइड में, इसी तरह का एक सिंबल बना होगा, लोगो बना होगा, वो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से आप उसको लाइक कर सकते हैं। वहां पे भी आपको मटेरियल मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी हम स्टडी मटेरियल अपना डालते रहते हैं, या फिर कोई भी वीडियोज या कोई भी अपडेट होती है वीडियोज के रिगार्डिंग या मटेरियल के रिगार्डिंग या कुछ भी नोट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होंगे वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अब रेजिस्टिविटी के ऊपर में आते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है कि आपने टर्म रिफाइन कर दिया RL/A। ठीक है, अब मैं यहां पर लेके आऊं कि आपने बताया कि भाई अगर मैं लेंथ को 1 मीटर ले लेता हूं और एरिया जो है उसको 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो रो जो मेरे पास में आता है वो R के बराबर आ जाता है। तो मैं अब कुछ वायर्स लेके आ रहा हूं, कुछ वायर मैंने कंसीडर किए हैं। लेट अस सपोज मेरे पास में एक सिल्वर का वायर है, सिल्वर वायर लिया मैंने, एक कॉपर का वायर लिया मैंने, और एक मैंने एल्युमिनियम का वायर लिया, एल्युमिनियम का वायर लिया मैंने। तो मैंने कहा कि भाई जो सिल्वर है, मैं कोई भी एक रैंडम डाटा उठा रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है ये, कुछ भी रैंडम डाटा मैंने उठा लिया, तो मैंने कंसीडर किया ये वायर मैंने ले लिया 1 मीटर और 1 लेंथ का। तो इस मेटल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जब नेचर के अंदर में बना होगा तो इसके जो एटम्स है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां से जो इसके एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसके अंदर में आ गई कि भाई इसके अंदर से इतना रेजिस्टेंस तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। स्पेसिमेन जिसको बोलते हैं भाई, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर में क्या ईंट होती है, वो तो ईंट सेम टाइप में आप लगाते चले जाते हैं। तो स्पेसिमेन कौन हुआ, जब आप कहीं जाएंगे तो आपको स्पेसिफिन चीज ही तो दिखाएगा वो कि भाई ये इसका डेमो है, ये देख लो, ये ईंट इस तरह की आपको लगानी। तो उसी के डिसाइड से हम करते हैं कि भाई मुझे अपने घर बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी। तो वही हमारे पास में स्पेसिफिन है, ये स्पेसिमेन जो हमारे पास है। जैसे बुक लेके नहीं जाओगे तो एक स्पेसिमेन दिखाएगा आपको। ठीक है, कोई भी चीज आप चीनी खरीदने जाओगे तो आपको एक पूरा बोरा खरीदना है चीनी का, तो आप क्या करोगे, पहले एक स्पेसिमेन देखोगे कि भाई दिखाओ चीनी मेरे को, दिखाओ कैसी है, तो उसके बाद ही तो आप कुछ कंसिडर करोगे कि भाई मुझे लेनी या नहीं लेनी। तो ठीक उसी तरह से जब हम किसी वायर को लेने जाते हैं या फिर किसी हमारी सर्किट के अंदर में यूज करना चाहते हैं, तो हमें पहले उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं यूज करना चाहता हूं 100 ओम के बारे में, या 100 ओम रेजिस्टेंस यूज करना चाहता हूं, तो मुझे कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा ताकि मुझे कम से कम लेंथ और एरिया के अंदर में काम चल जाए। या फिर मुझे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यूज करना है तो मुझे कौन सा 100 ओम का ही। ठीक है, आप 100 ओम बनाने के लिए, देखो अभी यहां पर बात करेंगे तो 100 ओम बनाने के लिए आप अलग अलग तरह के कंसिडरेशन में ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपने कहा कि भाई सिल्वर मैंने कंसिडर किया, तो सिल्वर की जो यूनिट है, अगर यहां रो की बात करें तो इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, देखो इसकी होती है ओम, इसकी होती है क्या लेंथ, लेंथ की क्या होगी मेरे पास में मीटर, एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, यानी कि ओम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर लेंथ में कितना मेरे पास में वो रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, सॉरी यहां पर हमने थोड़ा सा इसको उल्टा लिख लिया है। ओके ओके ओके, यहां पर हमने इसको उल्टा लिख दिया है। जो R था ये हमारे पास में A/L था। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर चेंज हो गया। तो यहां पर आप बात करो ओम की, और ये मेरे पास में मीटर स्क्वायर है, और ये मेरे पास में लेंथ की मीटर आ गई, तो यहां पर आपकी यूनिट निकल के आएगी ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है मेरे पास में ओम मीटर आएगी। तो यहां से आपने कहा कि भाई मेरे पास में अगर मैं सिल्वर को कंसीडरेशन में लेके आ रहा हूं, ये कोई भी रैंडम डेटा मैं उठा लिया यहां से, तो आपने कहा कि ये है भाई इसकी मान लो 5 ओम मीटर, यानी कि आप इसका 1 मीटर का लेके चलोगे, एक वायर लेके चलोगे, तो इसकी स्पेसिमेन है कि आप चाहे इसको यहां पर यूज करो, चाहे आप चेन्नई के अंदर यूज करो, चाहे बेंगलोर के अंदर में यूज करो, चाहे मुंबई के अंदर में यूज करो, चाहे दिल्ली के अंदर में यूज करो, इसका स्पेसिमेन जो होगा वो हमेशा 5 ओम 1 मीटर लेंथ में रखेगा। जब उसका एरिया कितना होगा हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर, हम उसको कंसिडरेशन लेकर। ठीक है, अगर मैं कॉपर की बात करूं, रैंडम डाटा है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने मान लिया, ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ, ये मैंने मान लिया 10 ओम मीटर है मेरे पास में। और यहां पर मैं जब एल्युमिनियम के पास में जाऊंगा तो इसका मान लेते हैं हम, थोड़ा रैंडमाइज इजिली करने के लिए हम ये यूज कर लेते हैं, 20 ओम मीटर मैंने यहां पे कंसिडर कर लिया। अब मुझे यहां पर बनाना है भाई क्या 100 मीटर, 100 ओम रेजिस्टेंस मुझे डिजाइन करना है, 100 ओम रेजिस्टेंस मुझे डिजाइन करना है। तो मैं सिल्वर से ये बताऊं मेरे को कितना बड़ा वायर मुझे यूज करना पड़ेगा भाई। भाई 1 मीटर के अंदर में 5 ओम मीटर है, ये स्पेसिफिक उसकी क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि भाई वो 1 मीटर जब आप कंसिडर करोगे तो उसके अंदर 5 ओम आना जाना। ठीक है, तो आपको कितना वायर यूज करना पड़ेगा भाई? 1 मीटर उसका 5 ओम दे रहा है, तो सीधा मतलब है कि भाई 100 को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना मीटर वायर आ जाएगा? 20 मीटर वायर आपको यूज करना पड़ेगा। इस वाले पे आओ, कॉपर वाले पे। तो कॉपर वाले पे जब आओगे तो कॉपर में कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना मीटर यूज करना पड़ेगा आपको? 10 मीटर यूज करना पड़ेगा। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में आपको 20 डिवाइडेड बाय दिस, आपके पास में कितना आएगा? 5 मीटर वायर आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप यहां पे इन 3 डाटा जो हमने एक रैंडमाइज किए हैं, तो इनमें से मेरे को यह बताओ कि कौन से का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भाई? सीधी सी बात है, जो एल्युमिनियम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि हम कम वायर के अंदर में जितना हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस था उतना हम डेवलप कर पा रहे हैं। यानी कि आपको 100 बनाना था तो आपको 20 मीटर वायर किसका यूज करना पड़ेगा? सिल्वर, क्योंकि सिल्वर हमारा गुड कंडक्टर होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम मिलेगा। ठीक है, कॉपर थोड़ा अच्छा, उससे थोड़ा लो लेवल का होता है, लेकिन एल्युमिनियम से अच्छा होता है, तो इनका मिड का उनका रेजिस्टेंस मिलता है। और एल्युमिनियम कॉपर से नीचे होता है तो उसका रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक से हमें यह पता लगता है कि भाई हमें कोई एक रेजिस्टेंस बनाना है तो मुझे कितने वायर की उसकी जरूरत पड़ेगी। ये उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से आपको समझ आया होगा कि भाई मुझे कौन सा बेस्ट मटेरियल है किसी का रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, आप एक अच्छे कंडक्टर को रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा वायर की जरूरत पड़ेगी। ये कहां से पता चली? अगर मैं मार्केट जाता, मैंने कहा कि भाई मेरे को कॉपर का वायर दे दो, मुझे रेजिस्टेंस बनानी है, या फिर मैं कहता मेरे को सिल्वर का वायर दे दो, मुझे रेजिस्टेंस बनानी है भाई कितनी? 100 ओम। तो कितना देता मेरे को वायर? वो मेरे को 20 मीटर वायर दे देता। और सिल्वर वैसे इतना महंगा होता है, आप देख रहे होगे मार्केट के अंदर में लगभग 40 to 46,000 के आसपास में इस समय सिल्वर का रेट चल रहा है। तो कितना महंगा पड़ेगा आप सोच सकते हो। ठीक है, उसी जगह पे आपको 100 ओम का यूज करना था और आप कॉपर का वायर ले आते तो कितना यूज करना पड़ता? आपको 10 मीटर यूज करना पड़ता। क्या अभी भी आपकी जो जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है भाई? ज्यादा जा रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू सिल्वर हमारा कम जा रहा है। लेकिन मैंने आपको एक और दे दिया रास्ता कि भाई आप ये भी तो देखो कि एल्युमिनियम की भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख के चले जाओ। तो आपने देखा रे तीनों में तो इसकी ज्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मुझे कम वायर यूज करना पड़ेगा। कितना रेजिस्टेंस बनाने के लिए? 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाने। तो यहां से हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी मेटल को, या किसी भी हमारे पास में रेजिस्टेंस बनाने के लिए मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी से। ध्यान रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो आप केवल और केवल कंसिडरेशन में लेके आते हैं जब 1 मीटर लेंथ और यूनिट एरिया जब कंसिडरेशन में लेंगे। यानी कि जो भी आपने एटम लेना है, जो भी आपने मटेरियल लेना है, हमारा सिल्वर का लेना है तो सिल्वर की 1 मीटर लेंथ होगी, यूनिट लेंथ बोल लो, और यूनिट हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही हमारे पास में स्पेसिफिक होगा। यानी आपने एक स्पेसिमेन दिखा दिया, अब उस वायर को आप रखते चले जाओ, रखते चले जाओ। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस वायर को मैं अगर इस वायर को रखूं तो मुझे कितने टुकड़े रखने पड़ेंगे? सेम 20, ऐसे 20 टुकड़े रखने पड़ेंगे। और इस वाले में अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम में कितने स्पेसिमेन यूज करूंगा? 1 2 3 4 5। 5 में मेरे पास में कितना आ गया? 100 ओम आ गया। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फैक्टर आता है तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को आप कंबाइन करते हुए कभी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे या फिर उसकी लेंथ को चेंज करोगे। ठीक है, कुछ किसी ऐसे मान लो लेंथ हमारे पास में, तो एक रेजिस्टेंस ऐसे भी बन सकता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे भी बन सकता है, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा के लेंथ सेम रख के। ठीक है, एक ये भी बन सकता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखो लेकिन लेंथ आप उसकी इंक्रीज कर दो, ये ऐसे इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे? हमारी रेजिस्टेंस, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जो इनके अंदर में स्पेसिमेन आपने यूज करे हैं उसकी जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो होप सो आपको चीजें क्लियर होंगी रेजिस्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, क्या रेजिस्टिविटी होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कैसे पता लगा कि भाई क्या रेजिस्टेंस कैसे हमारे पास में इसका यूज होता है, कैसे वो हीट को अंदर में डिजाइन कर देती है, क्या उसके अंदर में प्रॉपर्टी ये आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होंगी, जो हमारे लेक्चर होंगे, उसके अंदर में हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ पढ़ने के बाद में हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप कि आप कोशिश करना चाहें तो सीरीज और पैरेलल अपने आप भी समझ सकते हैं इसके अंदर में।
इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। ठीक है, कैसे सीरीज में जाएंगे, हम बोलते हैं ना सीरीज के अंदर में करंट हमारा सेम होता है, पैरेलल के अंदर में करंट हमारा अलग होता है लेकिन वोल्टेज हमारा सेम होता है। ठीक है, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो हमारी जो आगे की क्लासेस आएंगी उसके अंदर में हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको समझेंगे, आपको कभी भी रटने की कोशिश नहीं होगी उसके अंदर, जीवन में कभी भी आप रटोगे नहीं, एक बार समझोगे लाइफ टाइम आपको याद रहेगा वो टॉपिक। क्यों रहेगा? क्योंकि हम उसकी डेप्थ लेवल पर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ में, अच्छे कंसेप्ट के साथ।